नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो अभी हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं और वो एलसीएम और एचसीएफ देख लेने के बाद यकीन मानो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने। मतलब एग्जाम का हर एक क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कंप्लीट मैं मतलब कहने का मतलब बहुत बेसिक से दिया हूँ, बेसिक से एडवांस लेकर। मतलब वहाँ पे बहुत मतलब लो लेवल के भी क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी कड़ी में जो हमारा है नंबर सिस्टम उसको भी हम लोग बेहतरीन तरीके से बहुत बेसिक से करने वाले हैं। और मैं इतना यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि मैं इतना बेसिक से बताऊंगा ताकि जिन बच्चों को नहीं आता है कि मतलब मैथमेटिक्स से डर लगता है, यकीन मानो उसका डर खत्म होने वाला है अगर वो मेरे साथ बने रहेंगे तो। थोड़ा विश्वास करना पड़ेगा, थोड़ा ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल समझ में आने वाला है तो आगे बढ़िए और मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग नंबर सिस्टम में क्या क्या देखने वाले हैं। यहाँ पे देखिए संख्याओं का वर्गीकरण जिसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। फिर यहाँ पे स्थानीय मान एवं जातीय मान जिसको हम बोल सकते हैं प्लेस एंड फेस वैल्यू। फिर यहाँ पे विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे, मतलब डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम, इकाई अंक यूनिट डिजिट, शून्यों की संख्या नंबर ऑफ जीरोस, गुणनखंड जिसको बोलते फैक्टर, घातांक एवं करनी मतलब सर्ट्स एंड इंडाइसिस, भिन्न पढ़ाना है जिसको फ्रैक्शन बोलते हैं, बोर्डमार्क पढ़ेंगे, श्रेणी पढ़ेंगे, है ना। तो इनके अलावा जो भी और होगा उसको हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाने वाले हैं। यकीन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, बहुत बेसिक से बताऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको बेसिक नहीं मिलता या आपको अन्य यूट्यूब में और अपने पास वीडियो नहीं मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, लेकिन यकीन मानो मैं आपको इतना बेसिक से बताऊंगा कि आपका जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, उसका डर जो है वो खत्म होगा और आप क्वेश्चन को अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं के वर्गीकरण में हम लोग संख्या को दो भागों में बांटते। देखिए जो संख्या है, संख्या मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा नंबर, इसको दो भागों में बांटा जाएगा। वो कौन कौन से भाग है अपने पास, एक होता है वास्तविक संख्या, यहाँ पे देखिए एक वास्तविक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और एक होता है काल्पनिक संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। फिर से हम लोग ये जो वास्तविक संख्या है उसको दो भागों में बांटते हैं, और वो दो भाग कौन कौन से हैं, एक होता है अपने पास परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और एक क्या होता है यहाँ पे अपरिमेय संख्या। मैं बहुत अच्छे से एक एक यहाँ पे जो लिख रहा हूँ उसको बताने वाला हूँ डिटेल में। अपरिमेय संख्या, अभी मैं केवल आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ कि इस टाइप से अपने पास यहाँ पे इसका वर्गीकरण है बोलिए। फिर परिमेय संख्या को फिर से अपने पास दो भागों में बांटेंगे। एक क्या होता है अपने पास पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, और एक होता है यहाँ पे भिन्न, और भिन्न को ही हम लोग बदलते हैं तो क्या मिलता है दशमलव। ठीक है, उसके बाद फिर से अपन ये जो पूर्णांक है उसको तीन भागों में बांटेंगे, और वो तीन भाग कौन कौन से अपने पास, यहाँ पे देखिए एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ पे एक है शून्य पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, और एक है अपने पास ऋणात्मक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको अच्छे से डिटेल में देखते हैं।
यहाँ पे जितना भी लिखा हूँ और इसके अंदर जा जाके देखने वाले हैं। जैसे आपको मालूम है कि धनात्मक संख्या सॉरी धनात्मक पूर्णांक हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और यहाँ पे शून्य पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक को मिला दूंगा तो मेरे पास क्या बनता है, एक अपने पास पूर्ण संख्या बनता है। और ठीक है ठीक है, तो आगे देखते हैं अपने पास बहुत डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लोग संख्या को दो भाग में बांटे हैं। कौन कौन से, एक वास्तविक संख्या और एक काल्पनिक संख्या। तो मैं यहाँ पे वास्तविक संख्या की बात करता हूँ। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा, ऐसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन, जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके, निरूपित किया जा सके, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे उदाहरण की बात करूंगा, वास्तविक संख्या है क्या, तो मेरे पास जितने भी है -2 +2 और ये 2.5 और कुछ भी, मतलब यहाँ पे क्या अपने पास 5/2, यहाँ पे अपने पास जितने भी मेरे पास नंबर है जो अभी तक हम लोग लगभग फर्स्ट क्लास से 10th क्लास तक पढ़ते आए, वो सब क्या अपने पास रियल नंबर ही है, वास्तविक संख्या है। और जिन लोग मैथमेटिक्स लेते हैं उन लोग काल्पनिक संख्या के बारे में 11वीं से लगभग पढ़ते हैं। तो मेरे पास हम लोग आज तक जितने भी नंबर देखे हैं वो सब क्या है, रियल नंबर है, चाहे दशमलव में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे बटे में हो, सब अपने पास क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बोलूंगा किसी भी को अपने पास, यहाँ पे देखो नंबर लाइन किसको बोलते, देखो यहाँ पे नंबर लाइन है। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में करूँगा तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब 1, और यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 5, फिर यहाँ पे 6, फिर ये 7। इधर अगर जाऊँगा तो यहाँ पे ये निगेटिव पार्ट है अपने पास, -1, ये -2, ये -3 और ये -4, ये चलते जाएगा जहाँ तक हमको नीड है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसको निरूपित करना चाहता हूँ तो क्या होगा अपने पास, यहाँ पे 0 से -2, मतलब ये देखो ये अपने पास निरूपित हो गया अपने पास। अगर 2 की बात करो, देखो अपने पास ये 2 की बात करता हूँ तो ये हो गया अपने पास। फिर यहाँ पे 2.5 की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए जस्ट ये 2 है तो यहाँ पे 2.5 यहाँ पे होगा, ये इस टाइप का संख्या रेखा में निरूपित कर सकता हूँ। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या अपने पास 5/2 है, मतलब क्या ये 2.5 ही है। कहने का मतलब क्या अपने पास देखिए 5/2 मतलब यहाँ पे 2.5 ही है, ठीक है। मतलब हर वो संख्या है जिसको मैं संख्या रेखा पे मतलब क्या यहाँ पे प्रदर्शित कर सकता हूँ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि वास्तविक संख्या क्या नहीं है, मतलब अभी तक जो भी हम लोग पढ़ते आए हैं वो सब वास्तविक संख्या। अभी तक ये समझिए, अगर आप 10वीं तक गणित पढ़े हो तो आप कहीं ना कहीं काल्पनिक संख्या देखे नहीं हो। हाँ, लेकिन जो 11th में गणित लिया होगा वो काल्पनिक संख्या भी देखा होगा, ठीक है। देखिए अपन अब यहाँ पे काल्पनिक संख्या की बात करने वाले हैं। क्या अपने पास काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। तो यहां पे इसका डेफिनेशन क्या लिखा जाएगा, ऐसी संख्याएं
ऐसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। क्या कहलाती है? नहीं किया जा सकता। यहां पे काल्पनिक संख्या कहलाती है। काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो यहां पे आप ध्यान दीजिए, अब ये काल्पनिक संख्या है क्या? काल्पनिक संख्या अगर मैं रूट के अंदर -1 कर दूं तो यहां पे क्या होता है, -1 को ये आयोटा का स्क्वायर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो आयोटा का स्क्वायर मतलब यहाँ पे ये आयोटा हो जाएगा। ये क्या अपने पास आयोटा, इसको आयोटा बोलते हैं, ठीक है। अगर यही क्या अपने पास इमेजिनरी नंबर, और ये अभी तक लगभग मैं क्या बोल रहा 10th क्लास तक किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा। हम लोग 11th और 12th में जाते तो ये पढ़ते हैं। उसके बाद मैं और एग्जांपल दूं तो क्या होगा अपने पास, अगर मैं यहाँ पे -2 की बात मतलब अंडर रूट -2 की बात करता हूँ तो ये क्या होगा अपने पास √2 और यहाँ पे आयोटा हो जाएगा। फिर यहाँ पे और भी बात करें, यहाँ पे अगर हो जाएगा -16 तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये -1 के लिए क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। तो ये जो मेरे पास नंबर है ये आयोटा, यहाँ पे √2 आयोटा, यहाँ पे 4 आयोटा, ये क्या मेरे पास काल्पनिक नंबर है और कुछ भी नहीं है। तो अपन के सिलेबस में ये अपने पास जो काल्पनिक संख्या बिल्कुल भी नहीं है। जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या पढ़ने वाले हैं। आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला। आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक मैं क्या क्या बता दिया, जो संख्या होता है उसके दो पार्ट, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या होता है, ऐसी संख्या है जिसको मैं संख्या रेखा के रूप में निरूपित कर सकता हूँ, वास्तविक संख्या कहलाती है। और काल्पनिक क्या है, ऐसी संख्या जिसको मैं संख्या रेखा के रूप में निरूपित नहीं कर सकता, वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। और ये बस यहाँ पे दोनों में बस इतना ही अंतर है कि एक को निरूपित किया जा सकता है और एक को नहीं, ठीक है। देखिए अब क्या बात करेंगे हम लोग। अब मैं क्या बताया था, संख्या के दो प्रकार, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तो हम लोग वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या पढ़ ली। अब जो वास्तविक संख्या के अपने पास क्या बताया था, दो प्रकार। पहला प्रकार क्या अपने पास परमेय संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। परमेय संख्या जो क्या है मेरे पास रेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, डेफिनेशन देख लीजिए। यहाँ पे ऐसी संख्या या ऐसी संख्याएं जिसे P डिवाइड बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है, रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो आप बहुत बार बहुत दफे अपने पास परमेय संख्या पढ़े होंगे। हो सकता है आपको समझ में आया होगा या हो सकता है नहीं आया होगा। और यहाँ पे लिखा रहता है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन में रटने की बात नहीं करूँगा, मैं आपको समझाने में ज़्यादा बल दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ पे क्या लिखा होता है अपने पास, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अभी पूर्णांक संख्या हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और मेरे पास जो नीचे है Q है, उसको क्या बोलता है,
क्यू नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब समझते हो? बहुत लोग नहीं समझते हैं, बस ये है कि ये परिभाषा है, ऐसा लगता है उसको, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे क्या अपने पास ये 2 एक पूर्णांक संख्या, 3 भी एक पूर्णांक संख्या। अगर मैं ये -2/3 करूंगा तो भी एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे ये माइनस मैं 6 मैं क्या करूँ -7 करूँ तो भी क्या अपने पास ये एक परिमेय संख्या है। मतलब यहाँ पे क्या है, पूर्णांक आप जानते होंगे, देखो यही बता देता हूँ पूर्णांक क्या होता है। यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से यहाँ पे शुरू होता है, ये -3, फिर ये -2, फिर ये -1, और ये 0, फिर यहाँ पे 1, फिर ये 2, ये 3 आगे हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन फिर ही बताया कि पूर्णांक यहाँ पे होता है क्या है, ये सारी संख्या मतलब धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक सभी संख्याएं क्या है, पूर्णांक संख्याएं हैं। और ये क्या लिखा है यहाँ पे देखो, जहां P और Q पूर्णांक संख्या, मतलब यहाँ पे P और Q के बदले में कोई भी संख्या कर सकते हो, बस शर्ते यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, दशमलव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कर दिए, यहाँ पे क्या कर दिए अपने पास, जैसे कि अपने पास 1 दशमलव, यहाँ पे क्या कर दिए अपने पास ये 6 कर दिए, और ये बट्टे 5 कर दिए। ये क्या अपने पास ये परिमेय संख्या नहीं है, ऊपर में दशमलव में नहीं होना चाहिए, मतलब जो नंबर है P और Q के बदले में क्या अपने पास यहाँ पे पूर्णांक संख्या होना चाहिए, दशमलव में कोई नंबर नहीं होना, मतलब कहने का मतलब ये पूर्णांक संख्या हो। अब ये क्या लिखा है, Q नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या बोलता हूँ, कुछ भी कर लो भैया, सब कुछ कर लो, Q के बदले में कुछ भी नंबर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे ऐसा मत करना। जैसे अपने पास यहाँ पे मैं 8 अगर 0 कर दिया तो ये मेरे पास परिमेय संख्या नहीं है। ये बोलता है अपने पास डेफिनेशन में ही बोलता है कि आप नीचे में कुछ भी कर लो, कुछ भी संख्या लिख लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, लेकिन आप नीचे में 0 मत लिखना। यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये है कुछ भी हो जाएगा लेकिन नीचे में 0 नहीं आएगा, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे देखो 0/8 हो सकता है, ये मेरे पास क्या है, परिमेय संख्या है, मतलब ऊपर में 0 आ सकता है लेकिन नीचे में 0 नहीं आएगा, मतलब P के बदले में 0 आ सकता है, वो परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर नीचे में आया मतलब यहाँ पे क्या, वो परिमेय संख्या नहीं है। तो ये बहुत आसान सी बातें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए। अभी तक हम लोग केवल डेफिनेशन रटे थे, या कुछ लोग समझे भी होंगे। देखिए अगर हम लोग अपरिमेय संख्या की बात करते हैं तो इसी को मैं बदल देता हूँ, अपरिमेय संख्या मतलब यहाँ पे हो जाएगा इर्रेशनल नंबर, ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। ये संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कहने का मतलब क्या है, अपने पास जैसे अपने पास यहाँ पे देखिए सभी रूट के अंदर वो संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं होता है वो सब क्या है, अपरिमेय संख्या। जैसे अपने पास ये कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 4 नहीं, क्यों नहीं मैं अभी बताता हूं, कर्णी 5, कर्णी 6, कर्णी 7, कर्णी 8 और कर्णी 9, कर्णी 10, मतलब ये चलती रहेगा। बीच में यहाँ पे देखो मैं 4 मतलब कर्णी 4 और कर्णी 9 को छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया हूँ, क्योंकि देखो अगर कर्णी 4 करूंगा तो 4 का वर्गमूल क्या आता है, 2 आता है, और 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ, इसीलिए क्या हो जाता है, ये परिमेय संख्या हो जाता है, ये परिमेय संख्या हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये सब अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं होता, अपने पास दशमलव में आएगा जो कि चलते जाएगा। और यहाँ पे कर्णी 9 की बात करूंगा तो यहाँ पे ये 3/1 हो जाएगा, जो कि ये भी परिमेय संख्या है। उसके बाद कर्णी 16 मतलब 4 हो जाएगा, कर्णी 25 मतलब 5 होगा, कर्णी 36 मतलब 6, कर्णी 49 मतलब 7। तो यहाँ पे जो बीच बीच में है जिसका वर्गमूल होता है वो क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। बाकी सभी जो वर्गमूल के अंदर वो संख्या है जिनका वर्गमूल नहीं होता है वो क्या अपने पास अपरिमेय संख्या। इनके अलावा जैसे अपने पास पाई है, पाई क्या अपने पास ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन वही अगर पाई का मान क्या होता है 22/7, ये 22/7 अप्रोक्सीमेट होता है, ये परिमेय है, ये सॉरी ये परिमेय है जबकि ये अपरिमेय है। ऐसा क्यों, अपरिमेय ये जो होता है पाई का मान एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता है, वो हम लोग गणितीय गणना करने के लिए सुविधा की दृष्टि से अपने पास 22/7 लेते हैं और हमेशा लेते आए हैं। तो ये 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये परिमेय क्यों हुआ, क्योंकि 22 पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है। समझ में आया क्या, तो आपको तनिक भी दिक्कत
नहीं होना चाहिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है बोलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के मन में आता होगा कि यहाँ पे करनी 2 के बर्तन भी तो एक लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, ये पूर्णांक तो है बट ये पूर्णांक नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा, ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो जितना भी बेसिक बात था मैं आपको बता दिया हूं और बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक पूर्णांक संख्या देखने वाले हैं। और ये पूर्णांक संख्या किसका भाग है अपने पास, परिमेय संख्या के 2 भाग, एक पूर्णांक संख्या और एक भिन्न संख्या। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या जिसको हम लोग बोलेंगे इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर। तो इसका डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, मैं यहां पे लिख सकता हूं धनात्मक संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब देखिए इसको बहुत अच्छे समझना है, बहुत अच्छे से क्या समझना है, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा, क्या बोला था, पूर्णांक संख्या। देखो धनात्मक संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं, मतलब यहाँ पे देखिए इनफाइनाइट। फिर यहाँ पे हो जाएगा देखो अपने पास ये -3, -2, -1 और ये 0 और यहाँ पे देखिए 1, फिर यहाँ पे 2, फिर ये 3, ये 4, ये चलते जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, देखिए यहाँ पे देखिएगा ये मेरे पास क्या है, धनात्मक संख्या है। ये मेरे पास धनात्मक संख्या मतलब पॉजिटिव नंबर, धनात्मक संख्या। और ये बीच वाला क्या अपने पास, ये शून्य है। और ये मेरे पास क्या है, ये ऋणात्मक संख्या, और डेफिनेशन में भी यही लिखा हूं, ये मेरे पास ऋणात्मक संख्या है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए आपको मालूम होगा इस धनात्मक संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, इस धनात्मक संख्या इसके बराबर ही क्या होता है, प्राकृत संख्या बोलते हैं या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। और अगर हम लोग धनात्मक संख्या और शून्य को भी शामिल कर ले, मतलब यहाँ पे इन दोनों को भी मैं शामिल कर लेता हूं, तो ये क्या कहलाएगा अपने पास, ये शून्य और धनात्मक संख्या को, तो यहाँ पे ये पूर्ण संख्या कहते हैं इसको, जिसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही अपने पास एक डायग्राम के फॉर्म में क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये मेरे पास प्राकृत संख्या, फिर यहाँ मेरे पास क्या अपने पास पूर्ण संख्या, फिर यहाँ पे क्या है, ये पूर्णांक संख्या। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या रहता है, देखे होंगे आप, यहाँ पे 1 से लेके देखो अपने पास 1, 2, ये 3 अप टू ये अपने पास इनफाइनाइट तक होता है अपने पास। फिर यहाँ पे बीच वाले में क्या करते हैं, 0 करते हैं, और यहाँ पे क्या होता है -1, ये -2 और ये -3, ये कहाँ तक जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए ये बीच वाला क्या अपने पास, बीच वाला मेरे पास नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे ये सेंटर वाला ये अपने पास होल नंबर है, ये मेरे पास होल नंबर है।
फिर यहाँ पे बाहर वाला क्या है, इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं कोई भी चीज ऐसा नहीं जिसको ना बताया हूँ, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हूँ, धनात्मक संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्या के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक ये क्या अपने पास पूर्णांक है, जिसको हम लोग आई या अपने पास जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैं एक डायग्राम बनाया, इसको अपने पास नेचुरल नंबर और प्राकृतिक संख्या, ये होल नंबर और ये इंटीजर नंबर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए एक मेरे पास स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या अपने पास, क्या सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्याएं होती है। तो हाँ, तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूं, क्या लिखता हूं, सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या होती है। अब बहुत लोग को ये बात पचा नहीं होगा, परमेय संख्या होती, क्यों नहीं पचा होगा, कि भैया वो तो p बटे q के रूप में लिखा जाता है, कौन अपने पास, परमेय संख्या। अब आप खुद देखिए यहाँ पे मैं जितना भी लिखा हूँ, यहाँ पे जो इंटीजर नंबर है -2 -3 -2 -1 0 1 2 3 और जहां तक भी हम लोग ले जा सकते हैं। अब इन सबके नीचे में क्या मैं एक नहीं लिख सकता, देखो ये -3/1 -2/1 -1/1 और ये 0/1 1/1 2/1 3/1। तो सभी पूर्णांक संख्याओं को मैं क्या लिख सकता हूँ, अपने पास परमेय संख्या के रूप में लिख सकता हूँ। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं होती है। और यहीं पे चलो मैं आगे लिखा देता हूँ नोट के रूप में। ठीक है, चलिए यहीं पे मैं एक नोट लिखवाता हूँ। नोट से पहले मैं भी क्या बताया आपको ये बताया कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर मतलब आई, यहाँ पे -∞, फिर यहाँ पे -2 -1, ये 0 1 2 और ये अप टू +∞। और यहाँ पे एक बताया होल नंबर बताया, होल नंबर क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 और ये अप टू ∞। अगर यहीं पे मैं एक नेचुरल नंबर की बात करता हूँ जो प्राकृतिक संख्या, तो ये 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये चलते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोला क्या सभी पूर्णांक संख्या परमेय संख्या है, तो हाँ है। ठीक है, क्या सभी पूर्ण संख्या परमेय संख्या है, तो ये भी है। क्या सभी प्राकृतिक संख्या अपने पास परमेय संख्या है, तो बिल्कुल है। अगर पूर्णांक संख्या परमेय संख्या है तो ये तो होगा ही होगा, क्यों, ये जो होल नंबर है और जो नेचुरल नंबर है ये पूर्णांक संख्या का ही बच्चा है, या फिर बच्चा नहीं तो यहाँ पे क्या बोलूंगा, इसका पार्ट है। यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊं +∞ तक, तो ये क्या है मेरे पास w मतलब ये होल नंबर है, ये होल नंबर है। अगर मैं 1 से लेके इन्फिनिट तक जाऊं तो यहाँ पे क्या है, ये जो है मेरे पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होल नंबर है और नेचुरल नंबर है वो कहीं ना कहीं इंटीजर नंबर के अंदर है। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब मैं ये बोल सकता हूँ कि सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्याएं होती है, तो ये बोलने में क्या हर्ज है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं परमेय संख्याएं होती है और सभी पूर्ण संख्याएं परमेय संख्याएं होती है। ठीक है, यहाँ पे किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए नोट में एक और बात जो थ्योरी के फॉर्म में बहुत टाइम पूछा जाता है एग्जाम में, क्या अब यहाँ पे बोलूंगा क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं अपने पास पूर्ण संख्याएं होती है, तो यहाँ पे देखिए ये सभी प्राकृतिक संख्या इसके अंदर है, किसके अंदर है, पूर्ण संख्या के अंदर। तो मैं बोलूंगा सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ठीक है, और सेकंड देखिए फिर से अगर मैं ये बोलूं क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं इंटीजर नंबर होती है, तो बिल्कुल यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगा सभी प्राकृतिक संख्या
पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, यहां पे संख्या आएगा प्राकृत संख्या। ठीक है, तो यहां पे देखिए ये जो नेचुरल नंबर है ये पूर्ण संख्या के अंदर भी है, ये पूर्णांक संख्या के अंदर भी है, इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती है, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्याएं भी होती है। अब फिर से यहाँ पे तीसरा पॉइंट अपने पास, यहाँ पे क्या बोल सकता हूं, सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसका उल्टा नहीं होता। देखिए आप समझिएगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे जीरो शामिल हो गया। जीरो मेरे पास क्या प्राकृत संख्या नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या होती है, परंतु सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे देखो पूर्णांक संख्या में जीरो के अलावा ऋणात्मक नंबर भी आ गया है, जो कि मेरे पास प्राकृत संख्या नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है, परंतु सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, उसका रिवर्स अपने पास अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए। संख्या दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या अपने पास, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। फिर वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। फिर परमेय संख्या भी अपने पास दो प्रकार की, एक पूर्णांक संख्या और एक भिन्न बोला। तो पूर्णांक संख्या भी हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिए। अब जो भिन्न है, भिन्न को मैं भी ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग फिर से इसको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले भिन्न को। बस मैं इतना बता देता हूँ, भिन्न में क्या होता है। भिन्न भी परमेय संख्या का ही एक बच्चा है, कहने का मतलब इसे भी मैं यहाँ पे भिन्न क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, परमेय संख्या का ही बच्चा है। तो यह बच्चे में पिता का अंश तो होगा ही होगा। इसे भी P बटे Q के रूप में लिखा जाता है, जहां पे ये भी होता है Q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे भी होता है, लेकिन वहां पे जो P और Q क्या होता है, एक पूर्णांक संख्या होता है, जबकि यहाँ पे P और Q मेरे पास क्या है, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। मतलब यहाँ पे भिन्न बनने के लिए ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, पूर्ण संख्या। ठीक है, जैसे अपने पास यहाँ पे 2/3 एक भिन्न है, एक भिन्न है, और क्या ये परमेय है, बिल्कुल परमेय है। तो यहाँ पे एक और वर्ड लिखेंगे, सभी भिन्न संख्या, भिन्न संख्या परमेय संख्या होती है, परमेय संख्या होती है, परंतु सभी परमेय संख्या, सभी परमेय संख्या भिन्न नहीं होती, भिन्न नहीं होती है। कहने का मतलब क्या है, यहां पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं 5/6, तो ये मेरे पास भिन्न भी है और परमेय दोनों है अपने पास, लेकिन यहीं पे मैं क्या लिखता हूं अपने पास, -5/6। तो इसका डेफिनेशन के अनुसार क्या होना चाहिए, ये भिन्न नहीं है परंतु परमेय संख्या है। यहाँ पे परमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे ये फ्रैक्शन मेरे पास नहीं है। समझ में आया क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहाँ पे भी बोला जाता है कि आप Q को कुछ भी रख लो, कुछ भी मतलब पूर्ण संख्या में, बस यहाँ पे 0 मत रखना। अगर 0 रखोगे तो मैं भिन्न नहीं कहलाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आया क्या। कभी कभी अपन अपने घर में हम लोग बोलते हैं कि तू ऐसा करेगा ना, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। ये उसी टाइप से है कि यहाँ पे क्या बोलता है, तुम भैया नीचे में कुछ भी कर लेना, कुछ भी रख लेना, मैं पूर्ण संख्या में, बस ये है कि 0 मत रखना। 0 रखने से मैं बीमार हो जाता हूँ। ठीक है, अब बीमार हो जाऊंगा तो मैं ना कहलाऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भिन्न हम लोग बहुत अच्छे से
एक अलग सा टॉपिक बना के पढ़ाने वाले थे, इसके लिए चिंता मत कीजिए, हम लोग आगे बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़े, जो पूर्णांक संख्या होता है उसके तीन भाग कौन कौन से, धनात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो जो धनात्मक पूर्णांक होता है वो क्या कहलाता है, वो प्राकृतिक संख्या कहलाता है, या प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब इसका अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, वे संख्याएं जिनका उपयोग गिनने के लिए, किसी वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है, गिनने के लिए किया जाता है, क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे आपको मालूम है कि n बराबर क्या होता है, n बराबर 1, 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये चलते रहेगा अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बार बचपन में पढ़े भी है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है अपने पास, 1, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो नहीं बताई जा सकती, ये हम लोग पढ़े हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले, यहाँ पे देखिए वे संख्याएं जिनका उपयोग गिनने के लिए किया जाता है प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग गिनने के लिए 1 2 3 ऐसा करते हैं, अपने पास हम लोग 0 नहीं करते, 0 1 2 नहीं करते हैं। तो जिन संख्याओं का उपयोग जिन संख्याओं का उपयोग हम लोग गिनने के लिए करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब ये प्राकृतिक संख्या अपनी बहुत सारी शाखा बना के रखा हुई है, बहुत सारी शाखा मतलब यहाँ पे देखिए प्राकृतिक संख्याओं के समूह से बहुत सारे अपने पास नंबर बनते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं जो कि सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पे क्या होता है, सम संख्या, सम संख्या। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर हमको तो बिल्कुल बच्चों वाली बातें बता रहे हो। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ भैया, क्योंकि यहाँ पे मैं एक होनहार स्टूडेंट को बस नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पे उनको ही पढ़ा रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता, जो सब कुछ भूल चुका है। इवन नंबर, तो इवन नंबर में क्या आएगा अपने, जैसे ये 2 से स्टार्ट होगा, ये 2 4 6 8 ये 10, जो 2 से डिवाइड हो जाए, मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूं और आगे करके जो 2 से विभाज्य हो हम उसको क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। इवन नंबर कहने वाले यहीं पे आप देख लीजिए, विषम संख्या देख लीजिए, विषम संख्या ये कौन नहीं जानता भाई, सबको जानता अपने पास, लेकिन फिर भी मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं इसलिए पूरा बताऊंगा, कोई चीज छोड़ूंगा नहीं। ऑड नंबर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखना है जो 2 से विभाज्य ना हो उसे हम क्या कहते हैं, यहां पे क्या कहेंगे, विषम संख्या कहेंगे। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट अपने पास, एक होता है अभाज्य संख्या, वेरी इंपॉर्टेंट, अभाज्य संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर देखिए इंग्लिश के वर्ड में है प्राइम किसके लिए, हम लोग किसी ऊंचे पद में व्यक्ति के लिए कहते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है ना,
तो यहाँ पे प्राइम नंबर मतलब नंबरों में क्या अपने पास ये प्राइम है नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, वे संख्या, बड़े ध्यान से देखिएगा, वे संख्या जिसके दो गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे अपने पास देखिए यहां पे अगर वे संख्या जिनके दो ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। दो ही मतलब देखो इसमें अगर मैं यहाँ पे कंडीशन भी है ना, यहाँ पे कोई भी दो नहीं, कोई भी दो नहीं, यहाँ पे केवल वो दो फैक्टर क्या होंगे, दो फैक्टर, टू फैक्टर क्या होगा, एक तो अपने पास क्या होगा, एक होगा, एक होगा, और दूसरा क्या होगा, इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब वो स्वयं, खुद। जैसे मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, अभाज्य संख्या मतलब आप देखो नाम में स्पष्ट है, अभाज्य जो किसी से भाग ना जाता हो, अभाज्य, अभाज्य जो किसी से विभाजित ना होता हो। तो यहाँ पे क्या होगा, वो ऐसी कौन कोई संख्या अपने में देखो, यहाँ पे दो जो है, अब मैं क्या बोलूंगा, दो जो है एक के पहाड़े में आता है और स्वयं भी पहाड़े में आता है, इनके अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आता। मतलब यहाँ पे देखिए एक एक तो रहेगा, सब में रहेगा, ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो एक के पहाड़े में ना आता हो। लेकिन यहाँ पे मैं क्या बोला, वे संख्या जिनके दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। और वो ये केवल मतलब दो मतलब कोई भी नहीं, अब ये मत बोलो ना भैया दो और चार, यहाँ पे वो दो गुणनखंड, एक तो एक होगा ये कंफर्म है, और वो एक वो खुद होगा। जैसे यहाँ पे जो दो है वो एक के पहाड़े में आता है और दो के पहाड़े में आता है, इनके अलावा किसी अन्य के पहाड़े में नहीं आता है। अब यहाँ पे देखिए तीन, देखिए तीन भी अपने पास, तीन जो है एक के पहाड़े में आता है और तीन के पहाड़े में आता है और किसी पहाड़े में नहीं आता। फिर यहाँ पे अगर चार बोलूंगा तो क्या चार अपने पास अभाज्य है, नहीं, क्यों, यहाँ पे बोलूंगा एक के पहाड़े में भी आता है, यहाँ पे दो के पहाड़े में भी आता है और चार के पहाड़े में भी आता है, इसीलिए चार क्या होगा, अभाज्य नहीं होगा। इस बात को समझिए। पांच देखिए, पांच जो है एक के पहाड़े में आता है और यहाँ मेरे पास पांच के पहाड़े में आता है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखा दो तीन पांच, उसके बाद आगे अगर और लिखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए सात है और मेरे पास यहाँ पे 11 है, फिर यहाँ पे 13 है, फिर यहाँ पे 17 है, फिर यहाँ पे 19 है, फिर यहाँ पे कितना अपने पास 23 है, फिर मेरे पास कितना है यहाँ पे 29 है। ये आगे बढ़ते जाएगा, मैं बताऊंगा अभी, हम लोग डिटेल में अभाज्य संख्या के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मैं तो अभी क्या बताया कि भैया वे संख्या जिसके दो ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाती है। दो ही मतलब कुछ भी नहीं, केवल मतलब उसमें से एक रहेगा और वो खुद रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो है, जो दो केवल अपने पास एक के पहाड़े में आता है और दो के पहाड़े में आता है। तीन भी अपने पास एक और तीन, पांच अपने पास एक और पांच, यहाँ पे 7 भी, 11 भी, 13, 17, 19 और यहाँ पे 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37, फिर अपने पास 41, फिर अपने पास कितना 47, ये सभी संख्याएं आएंगी अपने पास। तो हम लोग चलिए अभाज्य संख्या के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करते हैं इनके बारे में। और यहाँ पे अभाज्य संख्या से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है और इस अभाज्य संख्या को पढ़ के आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। देखिए तो हम बात कर रहे हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो मैं क्या बोला, इसके दो फैक्टर कौन कौन से, एक और एक मेरे पास इटसेल्फ मतलब खुद स्वयं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए एक से लेके 100 तक मेरे पास 25, 1 से लेके 100 तक 25 अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, अगर अभाज्य संख्या लिखने जाऊंगा तो भी जस्ट बता रहा था 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और यहाँ पे 9 है,
अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 11। अच्छा एक काम कीजिए, एक काम क्या करना है, अगर मैं बोलता हूं 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक कितने मेरे पास अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कितना है, 4 है, मेरे पास 4 अभाज्य संख्या है। 1 से लेके 10 तक मेरे पास कितना है, अपने पास 4 है। फिर यहाँ पे बोलूंगा 10 से लेके 20 तक, 10 से लेके 20 तक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए ये क्या क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 13 हो जाएगा, फिर ये 17 हो जाएगा, फिर ये 19 हो जाएगा, और यहाँ पे भी अपने पास कितना है, 4 है। फिर यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 20 से लेके अगर 25 तक 30 तक बात करूं, तो क्या हो जाएगा, अपने पास यहाँ पे 23 हो जाएगा, फिर अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 29 हो जाएगा। केवल मेरे पास 2 ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। और इसको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। फिर अगर मैं 30 से लेके 40 तक की बात करूंगा, तो मेरे पास कौन कौन से हैं, 31 है, फिर अपने पास क्या है, 37 है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 मेरे पास अभाज्य संख्या हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं 40 से लेके 50 की बात करूंगा, तो मेरे पास क्या होगा, 41 हो जाएगा, फिर ये 43 हो जाएगा, फिर ये 47 हो जाएगा। मतलब मेरे पास कितना है, अपने पास ये 3 है। तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, अभी देखो 1 से लेके 100 तक 25 है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ 1 से लेके 50 तक कितना है, 1 से लेके 50 तक, तो यहाँ पे देखिए 4 और 4 8, 8 और 2 10, और यहाँ पे 10 और 5 15 है अपने पास, 10 और 5 15 है। अब देखो 1 से लेके 100 तक कितना, 25 है, तो मैं बोल सकता हूँ 50 से लेके 100 तक कितना हो जाएगा, अपने पास घटा देंगे, किसमें घटा देंगे, अपने पास यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे 25 में से 15 घटाऊंगा, तो मेरे पास 10 आएगा। मतलब 50 से लेके 100 तक मेरे पास 10 अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे और देखिए, अगर मैं 50 से लेके 60 तक बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक 53 है, और एक मेरे पास 57 है, और सॉरी ये नहीं है, अपने पास 63 है, और मेरे पास 59 है, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बात करें, आगे अपने पास 60 से अगर मैं 70 की बात करता हूँ, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 61 हो जाएगा, 61 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा अपने पास, ये 67 हो जाएगा, ठीक है। फिर 70 से अगर मैं 80 की बात करता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 73 हो जाएगा, फिर मेरे पास 89 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 80 से लेके कितना अपने पास 90 तक की बात करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा, देखिए अपने पास 83, और हो जाएगा 89। फिर यहाँ पे अगर 90 से लेके 100 तक बात करूंगा, तो कितना हो जाएगा, केवल है 97। तो आप गिन लीजिए, यहाँ पे 50 से लेके कितना 100 तक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास 50 से लेके कितना अपने पास 100 तक कितना आ गया, अपने पास 10 अभाज्य संख्या आ गया। तो यहाँ पे एक्चुअल में ये आपको याद होना चाहिए। मैं आपको अभी ये भी बताने वाला हूँ कि भी कोई भी अपने पास बड़ी से बड़ी संख्या को, मतलब अभाज्य संख्या है कि नहीं है, ये कैसे पहचानते हैं, वो हम लोग बहुत आसानी से देखने वाले हैं। तो अभी ये बेसिक है, 1 से 100 तक तो आपको याद होना ही चाहिए कि कितने अभाज्य संख्या है। और यहाँ पे जो मैं पार्टीशन में लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ, 1 से 10 तक 4, 10 से 20 तक 4, यहाँ पे 20 से 30 तक 2। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में होना चाहिए, इतना आपको करना पड़ेगा अगर अच्छे से पढ़ना है तो, ठीक है। और मेरे हिसाब से आज के लिए इनफ है, तो हम लोग कल इसी को आगे बढ़ाएंगे और बेहतरीन तरीके से देखने वाले हैं। और यकीन मानिए आप ये थ्योरी चैप्टर पढ़ के बोर नहीं होने, क्योंकि आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं होगा तो आपका घर कैसे अच्छा बनेगा, मतलब आप कैसे अच्छा होंगे अपने पास गणित में। तो आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका फाउंडेशन बहुत अच्छा होगा तो आपका जो मैथमेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएगा और होते जाएगा और होते जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।